नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की। आज हम चर्चा करेंगे इन सीटों पर चुनावी सरगर्मियां क्या कहती है, साथ ही इन सीटों पर जो प्रत्याशी आमने सामने हैं उन पर भी और उनकी तैयारियों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटों के प्रत्याशियों के संदर्भ में आपको सभी जानकारी भी देंगे। वैसे तो मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था रही है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अन्य पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश में मैदान में उतरे हुए हैं। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां किसी एक प्रत्याशी या किसी एक पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में देश न्यूज के सर्वे की रिपोर्ट भी हम बतलाएंगे, लेकिन आचार संहिता के चलते हम आपको यह नहीं बता सकते कि देश न्यूज के सर्वे में कौन सा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है या कौन सा प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहा है। हमारे पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि समय ने कुछ सीटों का विश्लेषण करके एक आकलन बताया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के नियमों के चलते हम आपको ऐसा कोई विश्लेषण तो नहीं बता सकते। लेकिन इन सीटों पर सियासी समीकरण क्या कहते हैं और राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से इन सीटों पर मतदाताओं का क्या रुझान रहा है, इस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के अपने इस कार्यक्रम के मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, राजनीतिक विश्लेषक है, और विलक्षण जी मौजूद है हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषण है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं देश न्यूज में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैतूल विधानसभा सीट पर और सीधे विलक्षण जी के पास जाएंगे। विलक्षण जी, बैतूल विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत खंडेलवाल को मौका दिया है और कहा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का यह सबसे बड़ा चेहरा है। पिता 3 बार इनके सांसद रह चुके हैं और खुद भी सांसद और विधायक रह चुके हैं। और कांग्रेस ने निलय डागा पर भरोसा जताया है। कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भाजपा नेता हेमंत खंडेलवाल को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो साफ है, पिछले चुनाव में निलय विनोद डांगा जीते थे और 96,717 वोटों के साथ विजय हुए थे। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बैतूल सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। धन्यवाद धर्मिष्ठा जी। सर्वप्रथम तो बैतूल जिले में एक बड़ी अच्छी जगह है जिसको कोकरू कहा जाता है जी, और वहाँ पर जब आप उसके लैंडस्केप को देखेंगे वहाँ के, तो उसमें उतार चढ़ाव, कुछ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां हैं। तो मेरे ख्याल से सीट का विवरण भी कुछ इसी प्रकार रहेगा जी। खैर, लेकिन इसको आगे बढ़ते हुए जब हम एक शुरुआत करें तो कांग्रेस से, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं निलय डागा, इनका स्टैंडिंग इमेज पब्लिक की तरफ क्या है जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि निलय डागा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एमएलए रहे हैं जी, और इनके पास अच्छा खासा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है। इन्होंने अपने आप में अपने पिता के पूरे उसमें जो वर्चस्व है, साथ साथ उन्होंने जो पूरा व्यापार बैतूल के अंदर अच्छा खासा बढ़ाया है, इसके काफी चर्चे भी हुए, इसके ऊपर आईटी रेड भी पड़ी। लेकिन पब्लिक इमेज निलय डागा को किस तरह से देखती है जी? निलय डागा ने ये देखा है कि 2018 के बाद उनके कामकाज के प्रति एक आक्रामकता लोगों को देखने को मिली है। बिल्कुल। खास तौर से आक्रामकता तब ज्यादा देखने को मिली जब निकाय चुनाव पास में आए थे जी। निकाय चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को जोश भरना और उनके साथ साथ आगे बढ़ के प्रशासनिक मुठभेड़ों में भी अपना समर्थन देने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो उनकी एक इमेज कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रामकता की है। हालांकि इसी आक्रामकता और थोड़े से नेगेटिव पब्लिक इमेज जो उसे एरोगेंस की तरफ ले जाते हैं, भाजपा ने बाजी मार ली बैतूल में निकाय चुनावों में जी। 22 वार्डों में उनकी अच्छे खासे लोग प्रत्याशी चुन के आए जी। और एट दी अदर पॉइंट ऑफ से जब हम देखते हैं कि इसमें बैतूल की क्या राय बनती है, बैतूल का अगर आप पूरा का पूरा पुराना विश्लेषण देखें राजनीतिक तौर पे, बिल्कुल, तो बैतूल को बेलवेदर पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। बेलवेदर यानी वो पॉपुलेशन जो भेड़ चाल में विश्वास रखती है, वो ये देखती है कि एग्जिस्टिंग व्यक्ति जो हमारे लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहा है जी, इसका ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। तो लोगों का परसेप्शन खुद की जरूरतों से ज्यादा इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आसपास के लोगों का विश्लेषण क्या है। और ये आइडियोलॉजी इनके बीजेपी के अभी वापस जो इनको टिकट मिला है खंडेलवाल जी के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि खंडेलवाल जी का जो बैकग्राउंड रहा है जब उसको हम ध्यान से देखें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में
डैम्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवे का काम, ऐसे बैतूल में कई काम कराए गए जो लोगों की भले के लिए काफी जाने भी जाते हैं। बिल्कुल। और उनकी जो पब्लिक इमेज इस तरह से बनी गई कि हाँ ये वेलफेयर के नेता है जी। बट फिर भी उनको हार का सामना देखना पड़ा। और वो हार का सामने का मुख्य कारण था कि वो अंतर्घात उनका किस तरह से आपसी रिश्तेदारों के बीच में बीजेपी के अन्य बड़ी लीडरों के साथ कैसे बैठा रहा। जी। अब जैसे उनका आत्मघात जब उनके लिए बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया को एड्रेस करने के लिए आया, जब कहा कि बैतूल में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे एड्रेस किया जाए, तो उनके विचार और पार्टी के अन्य लोग जो बैतूल में सक्रिय हैं, जैसे कि आप राजा ठाकुर को ले लीजिए या उनके भाई को उनके परिवार के व्यक्ति क्या कहते हैं राजू खंडेलवाल को ले लीजिए, इनकी आइडियोलॉजी ही टोटल अलग रही और इसके चलते उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज को तार तार किया, जिसकी वजह से वो हारे भी और बड़े मार्जिन से हारे। तो बैतूल के लिए ये बहुत जरूरी। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जातिगत में यहाँ पे एक तीसरी चीज बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, अगर आप चौकोर रहेंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल। इसी में वहां पे अल्पसंख्यक सामान्य असल की पार्टी की जो एक पहले एक वहां पे एक क्या कहते हैं वो है जाति के लोग हैं जिनको अपन कुंडी के रूप से जानते हैं, उनके एक प्रमुख नेता वहां मक्सी जी रही हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में कंटेस्ट भी किए थे इलेक्शन और अच्छा खासा अपनी कम्युनिटी में ग्रिप होने के कारण उन्होंने चुनाव तो एक तरफा कर दिया था और इसी की वजह से वो वापस नीले डागा के फेवर में भी गया और अभी भी वही समीकरण वापस आता है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे लोगों का क्या परसेप्शन बनता है और इन जनरल पब्लिक किस चाल को फॉलो करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पब्लिक किस चाल को फॉलो करती है, देखना दिलचस्प होगा। साथ ही यहाँ जैसे अगर बात करें हम कि पिछला चुनाव नीले डांगा जो थे वो जीते थे, तो ऐसे में हेमंत खंडेलवाल के लिए और भी चुनौतियां उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि उन्हें अगर देखा जाए तो नीले डांगा की सीट को खाली कराना पड़ेगा खुद को बैठने के लिए। तो क्या चुनौतियां आ सकती है हेमंत खंडेलवाल के लिए? देखिए, हेमंत खंडेलवाल जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जो मुख्य मुद्दा बैतूल जिले में निकल के आता है, भाई बैतूल जिले क्योंकि भोपाल से ज्यादा दूरी होने के कारण वो बेनिफिट नहीं उठाता जो कि इंडस्ट्रीज आमतौर पर एड्रेस कर सकती हैं, जो होशंगाबाद में नहीं है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर आप होशंगाबाद या आसपास के भोपाल के किसी भी क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र को देखें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लोकली लोगों को ज्यादा एड्रेस दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो टू एंड फ्रो भोपाल के इकोनॉमिक जोन में आने जाने में समर्थ रहते हैं। लेकिन बैतूल में ये दिक्कत है क्योंकि बैतूल कई समय से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के दौरान नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी कनेक्टिविटी से दूर रहा। तो वहां के लोगों को क्योंकि और वहां पे इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से ज्यादातर क्या कहते हैं फॉरेस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने की वजह से लोगों को जॉब पाने के लिए, और ये 2018 के चुनाव में मुख्य मुद्दा था जहां पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि जॉब पाने के लिए दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक के प्रदेश के अलग अलग जगहों पे भी जाने की जरूरत पड़ रही थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा अगर खंडेलवाल जी बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं तो ये बात उनके बहुत फेवर में जाएगी। और जिस तरह से ये आत्मघात की जो एक स्थिति बन रही है, वहां के आपस में ही लोग एकदम लड़ रहे हैं, इस विचारा को एक साथ करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करते हुए खंडेलवाल जी के लिए सकारात्मक दृष्टि सब रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विलक्षण जी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को अगर बता दिया जाए, सामने रख दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल जी को के पास अवसर है नीले डांगा जी को पराजित करने का।